हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस चार प्रकार के होते हैं दोस्तों: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए तो पहले पहचान करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग बना लीजिए आप, पहचान। ठीक है दोस्तों, पहचान। चलिए, किसी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये सब आएगा तो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जांपल में ले लें, जैसे वह घर जाता था, वह घर जाता था, वह घर गया। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। देखिए, पहला वाक्य जिसके अंत में ता था आया है और दूसरा वाक्य जिसके अंत में या आया है। इसका मतलब देखिए, पहचान में किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, कमा ती थी, ते थे या फिर या, ये आए तो वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। आइए इसकी सहायक क्रिया देखते हैं दोस्तों। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों, इसकी एक ही सहायक क्रिया है डिड। इसकी एक सहायक क्रिया है डिड, यानी कि आप सब्जेक्ट में चाहे एक वचन हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप सबके साथ डिड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसका एक मुख्य क्रिया का नियम है दोस्तों। मुख्य क्रिया का नियम, मुख्य क्रिया का नियम, मुख्य क्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, देखिए, मुख्य क्रिया का द्वितीय रूप यानी सेकेंड फॉर्म, मुख्य क्रिया का, मुख्य क्रिया का द्वितीय रूप यानी कि सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहचान फिर से देख लीजिए। किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि वह घर जाता था, वह घर गया, दोनों वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। इसकी एकमात्र सहायक क्रिया है डिड और इसमें मुख्य क्रिया का द्वितीय रूप यानी सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए एक नोट बना लीजिए दोस्तों। उस नोट में यानी कि इसके भी पॉजिटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसके भी पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नोट में लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए दोस्तों कि इस टेंस के यानी कि इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं उदाहरण के तौर पे। उदाहरण में हम लोग पढ़ेंगे वही 6 वाक्य पुराने। पॉजिटिव सेंटेंस पे आते हैं दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस,
पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस दोस्तों इसका नियम वही है, क्रम वही है दोस्तों। पहला सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आइए एक वाक्य ले लेते हैं, जैसे कि वह घर गया, वह घर गया, वह घर गया। ठीक दोस्तों, वह घर गया। तो देखिए इसका ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया दोस्तों ही, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट है, या आया है इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यानी डिड का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। इसके बाद आता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जाना का दोस्तों होता है गो। ठीक है, अब गो का सेकेंड फॉर्म होता है दोस्तों वेंट, तो हो जाएगा ही वेंट। ठीक है दोस्तों, ही वेंट टू होम, ही वेंट टू होम, वह घर गया। आगे चलिए दोस्तों, कोई एक दो और वाक्य ले लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे कि राधा गाना गाई, राधा गाना गाई। ठीक है दोस्तों, आइए इसका ट्रांसलेट करें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राधा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मेन वर्ब गाई यानी कि सिंग, सिंग का सेकेंड फॉर्म सैंग, राधा सैंग सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, राधा सैंग सॉन्ग। अब आते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है दोस्तों, आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। चलिए निगेटिव सेंटेंस पे एग्जांपल लें। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है दोस्तों, जब यानी अब यहां से हम डिड का प्रयोग करेंगे। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस से डिड का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और जब डिड का प्रयोग स्टार्ट होता है तो मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लगने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो अब यहां लिख लीजिए नोट में, नोट करके लिख लीजिए दोस्तों कि जब डिड का प्रयोग किया जाता है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब का प्रथम रूप प्रयोग किया जाता है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग ना करके मुख्य क्रिया का दूसरा रूप यानी सेकंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। आइए आगे चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रीता गाना नहीं गाई, रीता गाना नहीं गाई। आइए दोस्तों इसका ट्रांसलेट करते हैं। देखिए इसका जो नियम है वो है, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो आइए इसी क्रम में हम ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट हो गए रीता, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, रीता डिड नॉट गाना गाई यानी सिंग सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, देखिए
डिड का प्रयोग किया गया है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है दोस्तों। जब पॉजिटिव निगेटिव सेंटेंस में हम लोग आते हैं डिड का प्रयोग किया जाता है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होने लगता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, कोई एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि बच्चे स्कूल में खाना नहीं खाते थे। बच्चे स्कूल में खाना नहीं खाते थे। इसका ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया बच्चे यानी कि चिल्ड्रेन, फिर एक ही सहायक क्रिया है डिड यानी कि सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट यानी चिल्ड्रेन डिड नॉट, फिर मेन वर्ब खाना दोस्तों, ईट। ठीक है दोस्तों, ईट। चिल्ड्रेन डिड नॉट ईट फूड इन स्कूल। ठीक है दोस्तों, चिल्ड्रन डिड नॉट ईट फूड इन स्कूल, ये निगेटिव सेंटेंस था दोस्तों। आइए अब हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं, तो आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। मैंने पिछले प्रेजेंट टेंस में सभी प्रकार के सेंटेंस पढ़े, तो वही सेम सेंटेंस इसमें भी होंगे, बस इसमें इस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया का भी कुछ अलग ही नियम है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। आइए तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट में भी दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव। जैसे कि क्या वह बाजार गई। ठीक दोस्तों, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे क्या लड़कियां फूल। ठीक है दोस्तों, फूल तोड़ती थी। क्या लड़कियां फूल तोड़ती थी। ठीक है दोस्तों, तो दोनों के बाद में प्रश्नवाचक मार्क होना चाहिए, नहीं क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। इसका जो नियम है दोस्तों, सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब, फिर चाहिए सब्जेक्ट, फिर चाहिए मेन वर्ब, फिर चाहिए ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब एक ही है दोस्तों, डिड, एक ही सहायक क्रिया है डिड। इसके बाद सब्जेक्ट, वह लड़की है दोस्तों तो इसलिए सी लगेगा, डिड सी। इसके बाद मेन वर्ब जा रही है, डिड सी गो टू बाजार मार्केट, डिड सी गो टू मार्केट। आइए दोस्तों अब इस वाले वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, क्या लड़कियां फूल तोड़ती थी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, एक वचन बहुवचन के लिए कुछ नहीं सोचना दोस्तों, बस सिर्फ डायरेक्ट डिड गर्ल्स तोड़ना यानी प्लक, डिड गर्ल्स प्लक फ्लावर, डिड गर्ल्स प्लक फ्लावर। तो दोस्तों
हमने इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट का पॉजिटिव सेंटेंस ले लिया, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। तो इन्हीं दोनों वाक्य का अब हम लोग निगेटिव में करके ट्रांसलेट करेंगे। तो जैसे कि देख लीजिए, क्या वह बाजार गई, तो अब इसका हो जाएगा दोस्तों, अब इसका निगेटिव हम लोग बनाएंगे तो ये हो जाएगा, क्या वह बाजार नहीं गई, क्या वह बाजार नहीं गई। ठीक दोस्तों, क्या वह बाजार नहीं गई। तो अब ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए देखिए, एक इस वाले को बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ती थी, नहीं तोड़ती। ठीक है दोस्तों, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ती थी। पिछला वाला हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन वो पॉजिटिव था। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी है, लेकिन ये निगेटिव है। क्या वह बाजार नहीं गई, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़, क्या वह बाजार नहीं गई। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए दोस्तों। हम लोग निगेटिव वाक्य पढ़ रहे हैं तो निगेटिव। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट निगेटिव। आइए इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो इसका ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए इसी क्रम में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट लड़की है जी, तो वह का सी हो जाएगा। तो डिड सी, इसके बाद मेन मतलब नॉट आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर नॉट, फिर इसके बाद मेन वर्ब जाना गो, फिर टू मार्केट। डिड सी नॉट गो टू मार्केट। अब आगे चलते हैं, क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ती थी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले डिड, नीचे नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले देता हूं, इसको ऊपर ले दे रहा हूं। क्या लड़कियां फूल नहीं तोड़ती थी, तो सबसे पहले डिड गर्ल्स, डिड गर्ल्स नॉट प्लक फ्लावर, डिड गर्ल्स नॉट प्लक फ्लावर। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का